Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. आज हम मास्टर कैडर का फिज़िक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या उसके अंदर क्वेश्चन आए थे उनके जो सोल्यूशन थे वो सब हम चेक करेंगे आज। तो हमारे यहाँ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो मास्टर कैडर के प्रिपरेशन के लिए जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। रिकॉर्डेड से वीडियोस भी हैं एंड अगर आपको डेमोज चेक करने हैं तो आप हमारी ऐप पे जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which of the combination of crystal structure and their coordination number is correct। वो कह रहे हैं कि इस कौन सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर उनके साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम दे रखा है, यानी कि BCC दे रखा है एंड उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे 12 दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड यानी कि FCC एंड इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दे रखा है 6। तो फेस सेंटर्ड का भी 6 नहीं होता, उसका 12 होता है। सिमिलरली डायमंड का यहाँ पे दे रखा है 8, जो कि रॉन्ग है, इट इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। एंड हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का भी यहाँ पे दे रखा है 10, जो कि रॉन्ग है। अगेन इसका भी होता है 12। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, दे ऑल आर रॉन्ग। तो इसका ग्रेस मार्क मिला होगा लाइक प्रीवियस ईयर के अंदर। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपिटेबल एंटिटी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज। वो कह रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो सबसे एक छोटा, जिसको हम बोल देते हैं अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे छोटी एंटिटी, यानी कि जिसको रिपीट करके सारी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर छोटी सी स्ट्रक्चर को उठाकर उसको बार बार रिपीट करो तो पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बिल्डिंग या किसी घर की बात करें तो उसके अंदर वो रेपिटेबल एंटिटी क्या होती है, ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर एक पूरा हम बिल्डिंग बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो उसके अंदर रेपिटेबल एंटिटी को यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल को मिलाकर, यानी कि अगर हम क्यूबिक की बात करें, SCC की बात करें, सिंपल क्यूबिक या BCC की बात करें तो उसके अंदर क्या है, यूनिट सेल क्या होता है उनका, क्यूब। यानी कि इस क्यूब को ज्वाइन कर करके हम क्या है पूरा एक लैटिस बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं। तो मिलर इंडिसेस भी इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्रिस्टल भी रॉन्ग हो जाएगा एंड लैटिस भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको मिला के, यूनिट सेल को मिला के तो क्रिस्टल बन रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज यूनिट सेल। तो नेक्स्ट वी हैव ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ डैश स्पेस लैटिस। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा भी है कि जो ब्रेविस लैटिस है उसके अंदर कितने स्पेस लैटिसेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस लैटिसेस, तो 2 डायमेंशन के अंदर जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो उनका नंबर होता है 5। देयर आर 5 ब्रेविस लैटिस इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस लैटिसेस, तो ये हमें ऑब्वियसली स्पेस मतलब जो है वो 3 डायमेंशनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन हमें चेक करना है कि कितने होते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं 14 ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन, यानी कि इन स्पेस लैटिसेस कितने होते हैं, 14। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर D, विच इज़ 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वैसे तो, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, है ना। तो हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 होती है।
बट यहाँ पे तो देखो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो डी तो नहीं है। और लेकिन ए बी सी ऑप्शन तीनों के अंदर जो है वो हमारे पास 13.6 दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना ए है, जूल्स के अंदर नहीं होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके अंदर भी नहीं है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। Next we have the characteristic impedance of a perfect conductor to the electromagnetic wave is, वो कह रहे हैं कि characteristic impedance of a perfect conductor to the electromagnetic wave वो कितना होता है, 0। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0। ये आपको ध्यान में रखना है कि characteristic impedance to the perfect conductor electromagnetic wave का अगर चेक करें तो वो आ रहा है हमारे पास 0। इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। Next, in which of the following oscillators the amplitude varies with time? इनमें से वो कह रहे हैं कौन से ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, यू कैन से, है ना। तो नन ऑफ देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है अनडैम्ड ऑसिलेटर, देन डैम्ड, देन फोर्स ऑसिलेटर। अभी फोर्स ऑसिलेशन के अंदर क्या है, अगर हम सपोज एक पेंडुलम ले लें, ठीक है, इसको हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब पहले हमने इसको इस तरफ फोर्स दिया, अब दोबारा से इधर आया, फिर हमने उसको दोबारा से फोर्स दिया, दोबारा से इधर आया, फिर फोर्स दिया, मतलब हम उसको लगातार सेम अमाउंट का ही फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्वियसली अगर सेम अमाउंट का फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अगर हम उसको इंक्रीजिंग फोर्स दे रहे हैं, यानी कि हर एक मीन, यानी कि जब वो अपने एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएगा, हर एक उसका ऑसिलेशन के ऊपर हम उसका फोर्स को, उसके ऊपर जो फोर्स हम दे रहे हैं उस फोर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा विद द टाइम, है ना। तो फोर्स ऑसिलेशन के अंदर क्या है, हमने जो उसका एम्पलीट्यूड को क्या है सेम फोर्स के अंदर रखा है, एंड जो पेंडुलम है उसको हम सेम फोर्स के साथ उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो विद द टाइम उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी नहीं करेगा, है ना, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि हम फोर्स उसके ऊपर लगातार जो है सेम अमाउंट का लगा रहे हैं, उसको सेम अमाउंट से पुश कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश कर रहे हैं। तो फोर्स ऑसिलेशन के अंदर तो एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करेगा विद टाइम, है ना। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, जो रॉन्ग हो गया, फोर्स ऑसिलेशन तो नहीं होगा। सेकेंड वी हैव अनडैम्ड और डैम्ड। अभी इन दोनों ऑसिलेशन में से देखते हैं कि कौन से ऑसिलेटर के अंदर जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है विद टाइम वेरी करता है। तो अनडैम्ड ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है कि सपोज ऑब्वियसली हमारे पास यही पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है। अनडैम्ड ऑसिलेटर के अंदर क्या है, हमने इस पर्टिकुलर पेंडुलम को जिसकी हमें ऑसिलेशंस नोट करनी है, उसको हमने एक यू कैन से कि वैक्यूम के अंदर रख लिया है, ठीक है। एक बार हमने इसको फोर्स दिया, सिर्फ एक बार हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स दिया, और ये सारी कंडीशन हमारे पास क्या है, वैक्यूम के अंदर है। वैक्यूम के अंदर होने का क्या मतलब हुआ, ना तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ना इसके रास्ते के अंदर कोई मीडियम नहीं है, तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जिसका ये टकराएगा और उससे इसकी जो एनर्जी है वो लूज होगी, हाँ। तो वो वैक्यूम कंडीशन के ऊपर क्या होगा, ना ही इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, ना ही इसको कोई फ्रिक्शन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम हो। इसके रास्ते में कुछ नहीं है, साफ है बिल्कुल। तो एक अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हमने प्रोवाइड कराया वैक्यूम कंडीशन के अंदर, तो ये हमेशा उसी फोर्स से ही मूव करेगा जब तक हमने इसकी कंडीशन को वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस को हम अनडैम्ड ऑसिलेटर के अंदर देखते हैं, अनडैम्ड ऑसिलेटर के अंदर देखते हैं। तो अनडैम्ड ऑसिलेटर के अंदर भी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो भी इनकरेक्ट हो गया कि जो हमारे पास अनडैम्ड ऑसिलेटर है उसके अंदर भी जो एम्पलीट्यूड है पर्टिकुलर वेव का वो विद टाइम जो है वो वेरी नहीं कर रहा है। तो अगर हम डैम्ड ऑसिलेटर के अंदर देखें तो सिमिलरली वही हम अगर पेंडुलम का एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर भी यही चीज़ है कि हमने उसको एक अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड किया। जैसे स्विंग की एग्जांपल ले लो, है ना, तो स्विंग को अगर हम एक बार फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो पहले तो बहुत दूर तक जाएगा अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स देंगे, फिर बाद में क्या करेगा वो धीरे धीरे अपने आप ही रुक जाएगा। अगर हमने सिर्फ एक बार फोर्स दिया, अगर बार बार फोर्स दे रहे हैं तो वो फोर्स ऑसिलेटर वाली कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको एक ही बार फोर्स देके छोड़ दिए हैं तो वो एक टाइम के बाद अपने आप रुक जाएगा,
क्योंकि हमने उसको वैक्यूम कंडीशन पे नहीं रखा है, उसको हमने नॉर्मल कंडीशन के ऊपर रखा है, वो मीडियम के अंदर है, मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ भी जो पेंडुलम है वो टकराएगा, या जो भी स्विंग है वो टकराएगा, और उसके अंदर और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लाइक फ्रिक्शन फोर्सेस भी होंगे, है ना। तो जिस वजह से क्या है वो स्टॉप हो जाएगा विद द टाइम। तो इसका मतलब क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटर के अंदर क्या है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो विद टाइम वेरी कर रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है डैम्प्ड ऑसिलेटर में विद टाइम। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रिवर्बरेशन टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा जो रिवर्बरेशन टाइम को अफेक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम होता क्या है। आई होप आप सब लोगों ने इको के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। तो देखो, जो रिवर्बरेशन टाइम होता है और जो इको होती है वो हम उसको सेम कह सकते हैं। लाइक सपोज ये हमारे पास माउंटेन है ना। अगर हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो अगर हम आवाज़ देते हैं तो वो 2-3 बार हमें रिपीट होकर सुनाई देती है ना। तो इस चीज़ को हम इको कहते हैं। सपोज यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है माउंटेन्स के ऊपर, तो उसने कुछ कहा और उसकी जो आवाज़ है वो ऐसे इको कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पे टकराती है, फिर यहाँ पे टकराती है, और यहाँ पे फिर धीरे धीरे क्या है वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती है, और फिर हमें वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को इको कहते हैं। यानी कि जो साउंड वेव है वो वॉल्स, यानी कि ऑब्वियसली माउंटेन्स दूर दूर होते हैं, तो माउंटेन्स के साथ टकरा कर जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारे पास रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, अगर हम इसी सेम इको को एक छोटे से एम्प्टी रूम के अंदर अगर करें, सपोज अगर हम एक एम्प्टी रूम के अंदर हैं और फिर भी हम आवाज़ दें, तो हमें थोड़ी सी आवाज़ जो है 1 आधे सेकेंड की जो आवाज़ है, 1 आधे सेकेंड तो बहुत ज़्यादा होगा, इससे भी कम टाइम के लिए हमें वो आवाज़ जो है सुनाई देती है, रिपीट सुनाई देती है। तो जो इको अगर हम छोटे रूम में चेक करें तो उसको रिवर्बरेशन कह दिया जाता है। यानी कि छोटे रूम्स में क्या होगा, अगर माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वो आवाज़ हमें सेम ही जो साउंड है वो हमें 3-4 बार सुनाई देगी। लेकिन अगर हम किसी छोटे से रूम में, अगर वो एम्प्टी रूम है, उसके अंदर ना कोई कर्टेन है ना कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे पड़ा है, एम्प्टी रूम में अगर हम वही आवाज़ देते हैं तो वो हमें एक ही बार सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी बड़े से हॉल में होते हैं या फिर माउंटेन्स के ऊपर होते हैं तो हमारे पास जो साउंड है वो जब किसी ऑब्वियसली दूसरे माउंटेन से टकराते हैं तभी उसकी एनर्जी लूज होगी। तो जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, या फिर अगर हम किसी बड़े से हॉल की बात करें तो उसमें जो वॉल्स है वो बहुत दूर दूर होती हैं, जिसकी वजह से वो आवाज़ हमें 2-3 बार सुनाई देती है, क्योंकि ऑब्वियसली साउंड को ट्रैवल करने में दूसरी तरफ जाने में तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम किसी छोटे से रूम की बात करें तो अगर उसने साउंड है तो वो अपनी जल्दी ही अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ कर देगी, क्योंकि जो छोटे से रूम की जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल साथ साथ होती हैं, तो साउंड जो है वो जल्दी से अपनी एनर्जी को लूज करके आवाज़ को वहीं ख़त्म कर देगा। तो अगर इको को हम किसी बड़े एरिया के अंदर नोट करते हैं तो उसको इको ही बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इको को किसी छोटे से रूम में नोट करते हैं 1 आधे सेकेंड, 0.2-0.5 सेकेंड के लिए जो वो हमें सुनाई देती है, तो उसको रिवर्बरेशन बोला जाता है। अब रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है हमारे पास, रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, जितने टाइम तक वो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, अब हमारी जो साउंड है वो रिपीट सुनाई दे रही है, या फिर कितना टाइम लगता है उस आवाज़ को ख़त्म होने पे, जो एक पर्टिकुलर आवाज़ हमने दी कितना टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में, उसको रिवर्बरेशन टाइम कहा जाता है। या तो अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रिवर्बरेशन टाइम। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो रिवर्बरेशन वाले टाइम को अफेक्ट नहीं करती है। देखो अगर लाइक हम अपने रूम में अगर कोई एम्प्टी रूम है, ठीक है, उसके अंदर ना कोई कर्टन है ना कोई सोफाज है ना कुछ भी नहीं है, कोई टीवी फ्रिज कुछ भी नहीं है, तो क्या है तब तो हमें उसके अंदर जो है एक तरह का वो रिपीटिव साउंड जो है सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर हम उसी रूम में रहने लग जाते हैं, लाइक हमने वहाँ पे कुछ अरेंज कर दिया, सोफ़ा लगा दिया, कर्टन्स लगा दिया, कुछ भी और लाइक काउच रख दिए, चेयर्स रख दिए, तो तब वो आवाज़ हमें उसी रूम में नहीं सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, वो इको ना सुनाई दे उसकी वजह से क्या करा जाता है, कर्टन्स लगाए जाते हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल जो है रखा जाता है सोफाज, तो जिसकी वजह से क्या होता है साउंड जो है वो दीवार से टकराने की
बजाय पहले ही उन सारे ऑब्जेक्ट से टकरा के अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, और इस वजह से हमें जो है वो रिपीटिव साउंड जो है सुनने को नहीं मिलता। तो यानी कि रिवर्बरेशन टाइम को और कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेंट करवा देना चाहिए वॉल्स को, मतलब कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट जो भी उस साउंड को अब्जॉर्ब कर ले जल्दी, कर्टेंस लगा देने चाहिए, कोई काउच रख लेने चाहिए। इसकी वजह से क्या होएगा, रिवर्बरेशन टाइम बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करी है रिवर्बरेशन टाइम को। तो फर्स्ट है साइज ऑफ ऑडिटोरियम, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, जितना बड़ा ऑडिटोरियम होगा उतना वो हमें रिपीटिव साउंड सुनाई देगा, तो साइज ऑफ ऑडिटोरियम तो अफेक्ट कर रहा है। नेचर्स ऑफ वॉल्स भी अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, वॉल का नेचर कैसा, ये भी अफेक्ट कर रहा है। एरिया ऑफ वॉल भी हमें अफेक्ट कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिवर्बरेशन टाइम को अफेक्ट नहीं करती है। तो 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्पलीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टेंड्स टू जीरो बोथ एट वेरी लो एंड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे हैं इनमें से किसका एम्पलीट्यूड जो है जीरो को वेरी टेंड कर जाता है, जीरो हो जाता है उसकी वैल्यू, जब हम बोथ चाहे हम फ्रीक्वेंसीज को हाई रखें चाहे हम फ्रीक्वेंसीज को लो रखें, तो जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेलोसिटी, कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो को टेंड कर जाता है जब हम हाई फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, लो फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसका क्या रीज़न है, ये हमें इसके फॉर्मूला से पता चलेगा। देखो, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइड बाई जेड एम, एंड एफ नॉट एज इट इज़, जेड एम को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाय ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका जो है फॉर्मूला है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अगर हम ओमेगा को लो लेते हैं, सपोज इसको मैंने ज़ीरो ले लिया, तो अगर मैं ओमेगा को जब लो लेती हूँ तो मेरे पास क्या है, ये वाली जो टर्म है ये हायर हो जाएगी। कैसे, s बाई ज़ीरो, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये वाली टर्म जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। अगर ये वाली टर्म इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो ये नीचे वाली सारी टर्म क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगी। एफ नॉट, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करो तो वो भी इन्फिनिटी होता है। तो ये वाली जो सारी टर्म है यानी कि वी नॉट जो है वो एफ नॉट बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो जब हम इसको लो रखते हैं, ओमेगा को लो रखा, तो वी नॉट क्या हो गया, ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा को हायर रखती हूँ, इन्फिनिटी रखती हूँ इसको, अगर मैंने इसको इन्फिनिटी रखा, हायर रखा, तो मेरे पास ये वाली टर्म हायर हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी इंटू एम इन्फिनिटी, तो मेरे पास ओमेगा एम वाली टर्म हायर हो जाएगी। अगर ओमेगा एम वाली टर्म हायर हो जाती है तो मेरे पास फिर से ये जो सारा नीचे वाली टर्म है, एफ नॉट के नीचे वाली टर्म है, वो फिर से हायर हो जाएगी, वो फिर से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से वी नॉट की वैल्यू क्या है, एफ नॉट डिवाइड बाई इन्फिनिटी आ जाएगी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड फिर से ज़ीरो का, यानी कि एट हायर और एट लोअर फ्रीक्वेंसीज मेरे पास जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है ना वो ज़ीरो हो जाता है। वेलोसिटी वाली जो टर्म है वो ज़ीरो को टेंड कर जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 8th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव which of the following terms is not related to the waves in a string। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टर्म जो है नॉट रिलेटेड टू द वेव इन अ स्ट्रिंग, तो उससे रिलेट नहीं कर रही है। तो इलास्टिक वेव्स तो ऑब्वियसली रिलेट कर रही हैं, मैकेनिकल वेव्स भी, 1 डायमेंशनल वेव, तो इससे जो है 2 डायमेंशनल वेव रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि जो स्ट्रिंग वेव्स होती हैं ना वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और ऑब्वियसली वो 1 डायमेंशनल के अंदर ही वो ट्रैवल करते हैं। तो 2 डायमेंशनल वेव उसके लिए एक थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 डायमेंशनल वेव। तो 2 डायमेंशनल वेव जो है वो रिलेट नहीं कर पा रही हैं वेव्स इन स्ट्रिंग के साथ। एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। तो एज वी नो कि जो वाटर है, HCl है या SO2 है, H2O, HCl और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास O2 है, ठीक है। ये जो तीनों ये तो पोलर टाइप के हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास नेट डाइलेक्ट्रिक
नेट डाइपोल मोमेंट है ना। जिनके पास नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो पोलर इन नेचर होते हैं, एंड जिनके पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होते वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो ये पोलर इन नेचर कैसे हुए, देखो H2O है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो इनके ऊपर जो है पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव वाले साइन आ जाएंगे, तो उनके पास इस हिसाब से नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएंगी। सिंपल HCl के अंदर देखें तो Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट है, तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस हिसाब से इनके पास भी डाइपोल मोमेंट्स आ गई। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसके साथ भी हमारे पास जो है लाइक डाइपोल मोमेंट्स आ जाएंगे। तो इनके पास जो है वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ये जो है ये पोलर टाइप वाले एलिमेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन के पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है O2 जो है, इनके पास जो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के एटम्स है, तो दोनों ऑक्सीजन है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो किसी के ऊपर भी ऐसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साइन नहीं आ सकता है, हाँ, तो मतलब इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होएगी। तो दैट्स वाई जो ऑक्सीजन है वो नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। तो 10th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी हैव when the force on 2C is due to the fixed charge of 4C is 2N। वो कह रहे हैं जो 2 कूलम का चार्ज है उसके ऊपर 4 कूलम की चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो कितना है, 2 न्यूटन, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज ऑफ 2 कूलम इज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि 2 कूलम के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रही होगी, किसकी वजह से, ऑब्वियसली 4 कूलम की वजह से एग्जर्ट कितनी हो रही होगी। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई R², है ना। तो K एज इट इज रहने देते, Q कौन एग्जर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली हमने अगर 2 कूलम के ऊपर निकालनी है तो 4 कूलम वाले की वजह से ही होगी, क्योंकि एक और वही चार्ज है, तो 4 कूलम डिवाइड बाय R², ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सिमिलरली अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालें तो वो कुछ इस तरह से है, KQ1 Q2 डिवाइड बाय R²। तो F K2 इंटू 4 डिवाइड बाई R², और यू कैन से कि 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, जस्ट इन से कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है आपको सही से बता सकूं, ठीक है। तो देखो K इंटू 4 डिवाइड बाई R², ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, K इंटू 4 डिवाइड बाई R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, E इंटू 2, ठीक है। और फोर्स हमें कितना दे रखा है, 2 न्यूटन गिवन है, तो यहाँ पे मैं 2 न्यूटन पुट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू E इंटू 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर कूलम, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, 1 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेसेस। EM वेव की जो वेलोसिटी है EM वेव की फ्री स्पेस के अंदर, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो EM वेव की वेलोसिटी है वो क्या है, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ F है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन F है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन F है, और या फिर 0 है। देखो फ्री स्पेस के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो हमें पता है कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ही ट्रैवल करती है, ठीक है। जो हमारे पास EM वेव है वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती है, यानी कि C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो 0 तो वो नहीं हो सकती हैं, ना ही वो इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, ना ही वो डिक्रीज विद फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट चीज़ है। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ F का जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, वो कांस्टेंट चीज़ है ना, तो वो वेरी नहीं करेगी किसी भी चीज़ के लाइक चेंज होने से, क्योंकि वो भी फ्री स्पेस के अंदर है, वैक्यूम के अंदर हम उसको ले रहे हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A, इंडिपेंडेंट ऑफ F। तो यहाँ अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट्स बनना चाहते हैं तो आप अपना नेम, आप कौन से एग्ज़ाम की यानी कि कौन से पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी सिटी, मेल और फीमेल, ये लिख के आप हमें इस गिवन नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स बना लिया जाएगा, जिससे आपको लाइक जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी।
और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स के अलावा भी कोई और कोर्स परचेज करना हो, इंग्लिश, पंजाबी, हिस्ट्री, है ना, तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप ये नंबर पर कॉल करके सब अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वेलोसिटी ऑफ वेव इन एन आइडियल सेमीकंडक्टर। वेलोसिटी ऑफ वेव इन एन आइडियल सेमीकंडक्टर। तो आइडियल सेमीकंडक्टर में वो पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 0। किसी भी आइडियल सेमीकंडक्टर में जो वेलोसिटी होती है वेव की वो होती है 0। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग इन एन कंडक्टर। अगर करंट 1 एम्पियर का किसी इंडक्टर में से फ्लो कर रहा है और उसका L हमारे पास क्या है, L इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 हेनरी। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज, हमें एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या, E इज इक्वल्स टू हाफ Li²। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू हाफ, इंडक्टेंस हमें दे रखी है L इज इक्वल्स टू 2 और I हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो ये सारे जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 1। तो जो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 1.0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी इज। तो जो मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एंड ऑब्वियसली जो है वो डायमेंशनलेस है, तो उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं है। तो ABC जो हैं तीनों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गए। नील मतलब नो यूनिट्स, है ना, उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी। तो इसका जो कोई भी यूनिट्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज डी, दैट इज नो यूनिट्स। तो द वेलोसिटी ऑफ एन EM वेव, जो EM वेव की वेलोसिटी है वो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। EM वेव्स की जो वेलोसिटी है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। और 17th क्वेश्चन है फॉर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन द x डायरेक्शन। यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो है हमारे पास वो x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 होगा या मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट और या फिर नन ऑफ अबव। तो देखो अगर हमारे पास वो एक प्लेन वेव की बात कर रहे हैं तो अगर सपोज हमारे पास जो प्लेन वेव है वो x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा वो y डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा वो z डायरेक्शन के अंदर होगा, है ना। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर z डायरेक्शन के अंदर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो y डायरेक्शन में होगा, है ना। तो फॉर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन x डायरेक्शन, जो हमारे पास अगर उसका प्रोपेगेशन जो है वो x डायरेक्शन के अंदर हो रहा है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन के अंदर होएगी और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन के अंदर होएगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन के अंदर होएगी और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन के अंदर होएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो EY HZ EZ HY, अगर तो ये ऑप्शन करेक्ट है तो EY और HZ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू 0 हो सकती हैं। और अगर ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यानी कि EZ और HY यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Y डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो 0 हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोपेगेशन है वो x डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि हमारे पास क्या है EX 0 है एंड HY जो 0 है, तो EX हमारे पास 0 हो सकता है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि जो प्रोपेगेशन है वो x डायरेक्शन में अंदर हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन के अंदर नहीं है। तो EX इज इक्वल्स टू 0 एंड
एच वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ई वाई और एच जेड, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना। यानी कि इसका मतलब यही है कि हमारे पास अगर वो प्रोपेगेशन वेव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर वाई और जेड के अंदर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला केस है वो सही है। एंड उसके अलावा इसके अलावा कोई भी ऑप्शन है, यानी कि अगर ई एक्स है, ई जेड है, या फिर एच वाई है और एच एक्स है ना, ये सारे जो हैं पॉइंट्स वो जीरो हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी है ये ई एक्स जीरो और एच वाई जीरो दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस हिसाब से जो है वो वेरी करती जाएंगी, मतलब कौन सी एक्सिस कौन से प्लेन के अंदर है उस हिसाब से ही पता चलता जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी या। तो द फील्ड एनर्जी इन अ वेरी गुड कंडक्टर इज, वो कह रहे हैं कि फील्ड एनर्जी इन अ वेरी गुड कंडक्टर इज क्या है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक इन नेचर है, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक इन नेचर है, इक्वली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, नन ऑफ अबव है। तो देखो नन ऑफ अबव तो इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इक्वली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फील्ड गुड कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है, जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट फील्ड एनर्जी होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इन नेचर ही होती है। और ये हमें इम्पिडेंस वेव इम्पिडेंस की स्मॉल वैल्यू से भी पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर फील्ड एनर्जी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो मतलब एक जीरो को टेंड कर जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो फील्ड एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, मैग्नेटिक इन नेचर होती है, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक इन नेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होएगी थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अभी यहाँ पे क्लोज सरफेस आ गया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, तो यहाँ पे मतलब गॉस लॉ एप्लीकेबल हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मतलब अभी क्या है, एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर डायपोल्स हैं, तो जो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी वो पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फॉर अ क्लोज सरफेस के लिए वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अभी वो कह रहे हैं कि क्लोज सरफेस सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या है वो फ्लक्स जो है जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे फिर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा। डायपोल्स के क्या अंदर क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। जब हम इनका नेट चार्ज निकालना चाहेंगे तो प्लस क्यू दोनों को ऐड करना पड़ेगा नेट चार्ज उसके लिए। तो जब हम इसका मतलब नेट चार्ज जब हम निकालना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा जीरो, है ना, क्योंकि डायपोल्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एक प्लस सेम अमाउंट का प्लस एक सेम अमाउंट का माइनस है, तो इसका जब नेट निकालना चाहेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि चार्ज जो है यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगी, जीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज ड्यू टू, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे अराइज होता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ओनली, नेगेटिव चार्जेस ओनली, बहुत पॉजिटिव चार्जेस, नो, विद टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बताया है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है कि किसी में अगर हम टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, अराइज होता है किसी कंडक्टर के अंदर। तो विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ अ वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, इनमें से कौन सी सीरीज में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रेंज में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो बार्मर है उसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में आती हैं, बाकियों की अलग अलग ऑब्वियसली अलग अलग रेंज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर ये सीरीज का लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू, यानी कि वो जो है विजिबल रीजन में आ रही हैं या फिर यूवी रीजन में आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि वो जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये कुछ सीरीज़ के अंदर बांटा गया है। तो उसमें से जो बार्मर सीरीज़ है ये हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर आ रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स इन
2p ऑर्बिटल, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स इन 2p ऑर्बिटल 1, 2, 3 एंड 4। हमें पता है कि s के पास जो है 1 ऑर्बिटल होते हैं, p के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के पास हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम f का निकाल तो उसका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पूछी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। p ऑर्बिटल के पास जो है उसको 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 स्प्लिटिंग लेवल्स होते हैं। उसको हम इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं 2l+1 वाले फॉर्मूला से। तो p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 2 1+1 2 + 1 = 3। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो लेवल्स को फाइंड आउट, ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2l+1। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, सिमिलरली d के लिए वो डिफरेंट ऐसे वेरी करेगी। तो या हम इसको इस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं, और वैसे भी लाइक s के पास 1 होता है, p के पास 3, d के पास 5, f के पास 7, है ना। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक जंप कर जाए, तो हमें वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो मतलब लाइक फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, 1/λ इज इक्वल्स टू r, ठीक है, 1/2² माइनस 1/3², ठीक है। यानी कि थर्ड ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल पे जंप किया, तो सेकंड पहले एंड लाइक थर्ड, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 समथिंग माइनस 1/9, ठीक है। तो 1/λ इक्वल्स टू r 36 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 5r/36, लेकिन इसको ध्यान में रखना कि 1/λ है, 5r/36 1/λ यानी कि 1 वेवलेंथ है। अभी इसको दोनों को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, तो वो 36/5r आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दे रखे थे, 5r/36 भी था और 36/5r भी था। तो 1/λ का तो आंसर है वो 5r/36, मतलब वेवलेंथ का रिवर्स है ये। तो अगर हमें वेवलेंथ उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा हुआ है तो वो 1/λ दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम रिवर्स कर देंगे। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 36/5r। तो वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 36/5r। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्टर्बेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो पर्टर्बेशन थ्योरी है उससे हमें पता चला है कि जो इसकी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी -μ.b, ठीक है। वहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था -μ.b। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी -μ.b। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं परमिटिव क्यूबिक सेल के अंदर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1A। तो कैसे निकाला गया था वो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल्स टू ni प्लस nf/6 प्लस nc डिवाइड बाय 8। ठीक है। तो देखो अभी ni जो है वो बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है, nf जो है वो फेस के लिए होता है, जो c है वो कॉर्नर्स के लिए होते हैं। तो ना ही जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसके ना ही बॉडी सेंटर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ना ही कोई फेजेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, सॉरी कोई भी पार्टिकल नहीं होता है मतलब हमारे पास। एंड कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक जो है पार्टिकल होता है, और 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक कॉर्नर के ऊपर 8 और 8 कॉर्नर्स, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 1, ऑप्शन n इज इक्वल्स 1, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर क्या है 1। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड दैट इज़ 1। तो यहाँ अभी इसके बाद का जो पार्ट है लाइक 26 से लेके जो भी आगे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलती रहें। या थैंक यू।